चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में। और इंटरफेरेंस में हमने देखा था क्या, थिन फिल्म इंटरफेरेंस के बारे में देखा था। और मैंने कहा था कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस आपको बहुत जगह देखने को मिलता है, जैसे सोफिश सॉल्यूशन है, या फिर आपके पास दूसरा हमने बहुत बार देखा कि जो वाटर बबल्स होती हैं, या फिर कोई सरफेस वगैरह लिक्विड अगर ऑयल गिरा रहता है तो ऑयल की जो लेयर होती है वो आपके पास किसकी तरह एक्ट करती है, थिन फिल्म की तरह एक्ट करती है। तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब जो शाइनी आपको दिखता है वो कलर्ड जो दिखाई देते हैं। ठीक है, वाटर की सरफेस पर जब ऑयल गिरा रहता है तब, या फिर आपने देखा होगा जो सोप बबल होते हैं उनमें जो आपको पास कलर्ड जो दिखाई दे रही है, वो कलर दिखाई देने का जो रीजन है वो क्या है, आपके पास इंटरफेरेंस है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था। अब इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरफेरेंस को स्टडी कैसे किया जाएगा, मतलब आपके पास स्टडी कैसे करेंगे, मतलब प्रैक्टिकली उससे क्या क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी हेल्प से, इंटरफेरेंस की पैटर्न की हेल्प से। और दूसरा उसको हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपके सिलेबस में कुछ डिवाइसेस दे रखी है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न को डिस्कस करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं या ऑब्टेन करते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। तो वो क्या क्या डिवाइस हैं, एक डिवाइस आपके पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, एक आपके पास टॉयमैन आपके पास इंटरफेरोमीटर है, और एक आपके पास फैब्रिक पेरेट इंटरफेरोमीटर है। तीन आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो ये तीनों को हमने डिस्कस कर लेना है, ये आपके पास लास्ट लेक्चर होगा आपके पास इंटरफेरेंस में। ठीक है, चलिए फिर तो डिस्कस करते हैं। हम आपके पास माइकलसन है, आपके पास इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करती है, इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो इसमें आपके पास लिखना, हेडिंग लिखना, ठीक है, माइकलसन, हेडिंग लिखना माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपके पास, इट इज अ डिवाइस, it is a device which is used to study of interference पैटर्न, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, और फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस पैटर्न का फॉर्मेशन करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, और इसमें जो लाइट यूज की जाती है कैसी लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है। ठीक है, बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स बोलते हैं। और आपको ये पता है कि इंटरफेरेंस देखने के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये है, खासकर हम व्हाइट लाइट से भी देख सकते हैं, ऐसा कि नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके पास उसको देखना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, उसमें आपके पास आपने अगर देखा होगा तो मतलब इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं होता, हर कंडीशन में आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर सोर्स लेते हो तो जल्दी आपको ऑब्जर्व हो जाता है, कहने का मतलब ये। तो अगर मैं बात करूं किसके बारे में, इसका जो फिगर होता है, डायग्राम होता है, किस तरीके से हम ऑब्टेन करते हैं करके उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बहुत ज्यादा तो डायग्राम में आएगा नहीं, थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए लेकिन। ठीक है, इसमें पहली बात आपके पास क्या होता है, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स यूज करते हैं हम। यहाँ पर क्या होता है, खास करके सोडियम लैंप हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड सोर्स की तरफ यहाँ पर आपके पास एक सोर्स होता है। ठीक है, ये खासकर कैसा है, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि सबसे पहले सोर्स कैसा है करके, एक्सटेंडेड मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक। अब आप कहोगे सर एक्सटेंडेड का मतलब क्या है, आप मैंने आप थोड़ी देर पहले बताया ना, मैंने क्या बोला, आप सोडियम लैंप आपके पास कंसीडर कर सकते हैं। सोडियम लैंप आपने देखा होगा जब फिजिक्स के प्रैक्टिकल कभी किए होंगे तो आपने देखा होगा लैब में एक आपके पास येलो कलर का आपका लैंप होता है जो आपको लाइट एमिट कर रहा होता है। ठीक है, एक्सटेंडेड आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। इसमें क्या यूज किया जाता है, एक्सटेंडेड मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें, यहां से आपके पास लाइट आपके पास निकलती है, और ये जो लाइट है ये आपके पास किसमें फॉल करती है, यहाँ इसके जस्ट यहां से आपके पास इसके फोकस पे एक लेंस रखा होता है। ठीक है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, इस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के जस्ट आपके पास कहां पर, फोकल प्लेन पर। ठीक है, इस लेंस के आप ऐसा बोल सकते हो, लेंस के फोकल प्लेन पे एक सोर्स रखा है, और इस पे जैसी लाइट गिरती है तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे, जरा बताइए, पैरेलल हो जाएंगे। हम हर लाइट रेस को नहीं देख रहे, हम कुछ ही लाइट रेस को देखेंगे जिससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है,
तो ये लाइट रे आपके पास आगे जाके किस पे गिराई जाती है, आगे जाके आपके पास एक ग्लास प्लेट पे गिराई जाती है, और ये जो ग्लास प्लेट होती है 45 डिग्री के एंगल पर इस तरीके से रखी होती है। कितने डिग्री के एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर है कि ग्लास प्लेट अगर है तो सेमी सिल्वर्ड होती है, ठीक है, सेमी सिल्वर्ड होती है आपके पास। सेमी सिल्वर्ड मतलब हल्का उसमें पॉलिश्ड करी होगी, सेमी सिल्वर्ड आपके पास ग्लास प्लेट, ठीक है। तो यहां से आपके पास ये जो लाइट रे है कुछ पार्ट इसका क्या हो जाएगा जरा बताइए, कुछ पार्ट आपके पास जब इसमें जाएगा तो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, कुछ आपके पास ट्रांसमिट हो जाएगा। तो क्योंकि सेमी सिल्वर्ड है तो कुछ ना कुछ पार्ट आपको पता है कि रिफ्लेक्शन भी होगा ही होगा। तो कुछ पार्ट जब आपके पास इसमें से रिफ्लेक्ट होगा तो आपके पास ये लाइट रे इधर चली जाएंगी, कुछ पार्ट यहाँ से आपके पास इन दोनों इस सरफेस से क्या होगा जरा बोलो, रिफ्लेक्ट होगा। तो जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा तो नॉर्मल सी बात है यहाँ से भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। मैं इसका ओवरऑल रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ कहीं से दिखा दे रहा हूँ। तो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ कहीं से आपके पास लाइट रे ऊपर कहीं चली जाती है, ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके पास यहाँ कहीं हमने आपके पास क्या लगाया होता है, एक मिरर लगाया होता है, ये मिरर है, ठीक है, ये एडजस्टेबल मिरर होता है जिसको मैंने आपके पास बोला, आपके पास क्या M1 बोला है, क्या बोला है, M1। इसी तरीके से यहाँ एक और मिरर रखा होता है, कहां पर, इधर, यहाँ पर एक और मिरर रखा होता है, ये आपके पास दूसरा मिरर है, ठीक है, जिसको मैंने आपके पास, ये भी एडजस्टेबल होता है, इसकी भी हम पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मिरर M1 है, ये मिरर आपके पास क्या जरा बोलो, M2, ठीक है। चलिए अब देखिए अब सिचुएशन क्या होती है ना, जब यहाँ से लाइट रेस चलती है, मैं सारी लाइट रेस नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ लाइट रेस दिखा रहा हूँ। जब लाइट रेस में इंसिडेंट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद आपको पता है कि ये लाइट रे यहाँ की तरफ आ रही है, ठीक है, और उसके बाद जब लाइट रे यहाँ से ऊपर गई तो यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। आपके पास ये क्या है, पॉलिश्ड, आपको हाईली पॉलिश्ड मिरर है, इनसे लाइट ऑफ रे आपके पास ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन रिफ्लेक्शन क्या है, कंप्लीटली हो रहा है। तो यहां से जब रिफ्लेक्शन और यहां से जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट रे दोबारा यहां कहीं आएंगी। तो यहां जब आएंगे तो नॉर्मल सी बात है यहां आने के बाद क्या होगा जरा बताइए, इन लाइट रेज में क्या होता है, आपके पास दोबारा आपके पास क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, सुपरपोजिशन होता है। यहां से जो लाइट रे आ रही है और यहां से जो लाइट रे आ रही है, ये इनमें क्या होता है, सुपरपोजिशन होता है। सुपरपोजिशन होने के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, इनमें यहां से जब आप माइक्रोस्कोप लगाओगे तो आपको इनमें क्या देखने को मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। जब आप यहां पर एक स्क्रीन प्लेस करोगे, ठीक है, जब यहां पर आप स्क्रीन प्लेस करोगे और यहां से आपके पास माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपके पास आप ऐसा समझ सकते हो, यहां पर आपने आपके पास टेलीस्कोप यूज कर रखा है देखने के लिए, ठीक है, इसको ये पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए ठीक है। ये डिटेक्टर आप लिख सकते हो जैसा आपको सही लगे, ठीक है, डिटेक्टर आप यूज कर सकते हो वर्ड। तो यहां से आपके पास इन लाइट रेज में सुपरपोजिशन होता है, सुपरपोजिशन के बाद हमको पैटर्न देखने को मिलता है। अब आप सबसे पहले आपको एक कहानी पता होनी चाहिए कि देखिए सिचुएशन ये होती है, जब लाइट रे यहाँ से निकलती है तो यहाँ से आपके पास रिफ्लेक्शन होता है, ये लाइट रे जाती है दोबारा यहाँ पर आ जाती है। लेकिन ये लाइट रे पहले यहाँ से ऊपर गई, फिर दोबारा ये जब यहाँ आती है ना तो इसको कुछ ना कुछ ज्यादा टाइम लग जाता है। पहले यहाँ से ऊपर जा रही है लाइट रेस, फिर वापस जब आती है तो इसको दो बार इसी मीडियम को क्रॉस करना है, इसको क्रॉस नहीं करना है, ये गई और दोबारा आ गई। तो सिचुएशन ये होती है कि ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे ये आपके पास जाती है और आपके पास तुरंत वापस आ जाती है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये जो लाइट रे है आपके पास, ये जो लाइट रे ये तुरंत जाएगी और वापस आ जाएगी। तो अगर ये जाएगी और तुरंत वापस आ जाएगी और इसका आने तक का, अगर इससे आने से पहले, इस लाइट रे आने से पहले अगर ये वापस अगर आ जाएगी तो सुपरपोजिशन होगा ही नहीं। फिर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं करके, आपको ये दिख रहा होगा ये लाइट रे आई यहां से इधर चली गई, जब ये वापस आएगी तो आपका नॉर्मल सी बात है उतने समय में ये भी यहां पर आ जानी चाहिए। अगर उतने समय अगर ये यहां नहीं पहुंचेगी तो नॉर्मल सी बात है इंटरफेरेंस दिखेगा ही नहीं, आपको सुपरपोजिशन ही नहीं होगा तो इंटरफेरेंस कहां से दिखेगा। मैं कह रहा हूं आपके पास ये दिख रहा होगा आपको यहां से जगह और वापस दोबारा यहां आ जाएगी, लेकिन ये लाइट रे पहले ऊपर जा रही है, दो बार इस मीडियम को क्रॉस करेगी तो नॉर्मल सी बात है आपको ये जो लाइट रे कुछ देर बाद आती हुई दिखाई देगी, ये बहुत जल्दी नहीं आ पाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से आपको इस तरीके से सिस्टम को बनाना पड़ेगा ताकि जितने समय में लाइट रे यहां से यहां पहुंच रही उतने समय में लाइट रे यहां से यहां पहुंच जानी चाहिए रिफ्लेक्शन के बाद। तो इसके लिए करते क्या है, तुमको पता है कि यहां से लाइट रे गई और ये वापस आ गई। अगर ये लाइट रे गई और ये तुरंत पहले अगर आ रही है, इसको अगर मैंने थोड़ा स्लो करना है, क्योंकि ये तो आपका नॉर्मल सी बात है तो फिक्स है कि ये जाएगी और कुछ देर बाद आएगी। जैसे मैं कह रहा हूँ यहां से आने में इसको, अगर यहां से ऊपर गई और यहां से आने में इसको 2 मिनट लग गए और इसको क्या लग रहा है जरा बोलो, यहां से आने में 1 मिनट लग रहा है। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि यहां से यहां और यहां से यहां आने में इसको भी 2 ही मिनट लगे, तो इसको मुझे क्या करना चाहिए, इसको स्लो कर देना चाहिए। अब इसको स्लो कैसे करेंगे, फिर से हम क्या करते हैं, इसके रास्ते में एक और प्लेट रख देते हैं।
इस प्लेट को बोला जाता है कंपनसेटिंग प्लेट। कंपनसेटिंग प्लेट आपके पास इस यूज्ड किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? कंपनसेटिंग प्लेट इसके लिए यूज कर रहे हैं ताकि आपके पास ये जो लाइट रेज है ये जितने समय में यहां से आपके पास ये जो लाइट रे यहां से यहां पहुंच रही है उतने समय में ये यहां से यहां भी पहुंच जानी चाहिए, ताकि दोनों में आपके पास क्या हो, जरा बोलो, एक साथ सुपरपोजिशन हो। इस प्लेट को हम आपके पास बोलते हैं कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट बोलते हैं। ठीक है, इसको पी से इंडिकेट करते हैं, इसको जी से इंडिकेट करते हैं, ग्लास प्लेट। इसको यूज क्यों करते हैं? इसके यूज इसलिए करते हैं ताकि आपके पास जो लाइट रे से आपके पास रिफ्लेक्शन के M1 और M2 के बाद सेम टाइम में कहां पहुंच जानी चाहिए? यहां पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, चलिए इस डिस्टेंस को हम आपके पास यहां से जो डिस्टेंस है इसको हम आपके पास D1 बोलते हैं। इस डिस्टेंस को यहां से ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं D2 बोलते हैं। और जिस समय D1 और आपके पास D2 ऑलमोस्ट आपके पास सेम होते हैं उस समय हमें आपके पास स्क्रीन में डार्क रीजन जैसा दिखाई देता है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लेना, इफ D1 इज इक्वल टू D2 देन ऑन द स्क्रीन वी गेट डार्क रीजन। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं उन्हीं से पॉसिबल मैं आपके पास पॉइंट लिखाऊंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कहानी लिखाने से मतलब है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो फ्रिंजेस बनते हैं, फ्रिंजेस किस टाइप की बनते हैं, वहां से क्वेश्चन बन सकता है तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, आपने फिगर बनाया होगा, इसलिए फिगर इसलिए बनाया है क्योंकि अब मैं जो पॉइंट लिखाऊंगा उन फिगर में इनका रोल आएगा। ठीक है, अच्छा आप एक बात बताइए, जरा ध्यान सुनना। देखिए, जब आप यहां से देखो इधर देखना, ये जो टेलीस्कोप है जब आप यहां से देखोगे इस पैटर्न को तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि पहली बात आपको एक समझ में आना चाहिए, जब भी किसी मिरर से कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर आगे होता है देन अगर मिरर चाहे कितना ही भी छोटा हो उसकी इमेज उसमें बनेगी। फिर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं करके, जैसे आपके घर में अगर कहीं पर अगर मिरर लगा है ना वॉल में, तो आप अगर ये समझिए कि उस रूम में जितनी भी चीजें होंगी उस मिरर से आगे, उस मिरर के अंदर उसका इमेज जरूर बन रहा होगा। तो आपको ये दिख रहा होगा, मैं यहां से देख रहा हूं तो नॉर्मल सी बात है ये मिरर मुझे दिखेगा नहीं दिखेगा? इस मिरर को मैं देख सकता हूं नहीं देख सकता हूं? यहां से अगर देख रहा हूं तो इस मिरर में मुझे बताओ इसकी इमेज बनती हुई दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी? क्यों? ये इसके जस्ट आगे नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, फिर से जरा ऑब्जर्व करना। मुझे एक बात बता, रूम में अगर मान लो आपके पास, मैं खाली ऐसे रफली क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैंने कहा भाई ये रूम में मैंने इतना ही छोटा मिरर रखा है, इसी रूम में यहीं पर इसी बोर्ड में इतना छोटा मिरर रखा है, मुझे बताओ इस रूम में जितनी भी चीजें हैं उसकी इमेज इसमें बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव को आगे होना चाहिए इससे। चाहे कहीं आप कहोगे सर मैं तो जब इसके आगे खड़ा होता हूं मुझे तो दिखती नहीं, मुझे तो मैं ही दिखता हूं, वो अलग चीज है। लेकिन आप अगर इधर उधर से कहीं साइड से अगर देखोगे फील्ड ऑफ व्यू अलग होगा उसका। जैसे मुझे बताओ अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर अगर रखा हुआ है तो उससे रेस आएंगी नहीं आएंगी, इसको गिरेंगे नहीं गिरेंगी? अगर वहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा हो तो उससे यहाँ पे रेस गिरेंगे नहीं गिरेंगी? तो इसकी इमेज बनेगी नहीं बनेगी? वो बनेगी, वो अलग बात है। दिखेगी कहां से वो एक अलग चीज है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं करके? वो एक अलग चीज है, वो दिखेगी कहां से, लेकिन इमेज जरूर बनेगी। और आपके पास जहां से इमेज दिखती है उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। बात समझ नहीं आई? तो अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं ही बोल रहा हूं आपसे, जब आप यहां से देख रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, मिरर M1 में जब आप यहां से ऑब्जर्व करोगे तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा? इस मिरर की यहां आपको इमेज बनती हुई दिखाई देगी, और इस मिरर की जो यहां इमेज बनती है इसको हम बोलते हैं आपके पास M2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं जरा बताइए? इसको हम क्या बोलते हैं? M2। बात समझ आ गई? अब इस M1 और M2, अब जब देखो हमें कैसे ऑब्जर्व होता है इस बात को जरा समझना। यहां हो थिन फिल्म इंटरफेरेंस ही रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन थिन फिल्म इंटरफेरेंस से ही आती है। कैसे आती है जरा देखना। आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो M1 और M2 है ये एक मिरर है, ये एक थिन लेयर है, ये भी एक थिन लेयर है। ये जो इमेज है M2 की, जो आपके पास M2 मिरर की जो इमेज है विच इज कॉल्ड M2, ये और ये क्या है जरा बताओ तो? एक डिस्टेंस में आपके पास सेपरेट हो चुके हैं। और यहां क्या है जरा बताओ तो? एयर है। यहां क्या है जरा बताइए? एयर है। और ये जो सिस्टम यहां पर जो फॉर्म हो रहा है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है जरा बताओ तो? एक्ट एज थिन फिल्म। किसकी तरह एक्ट कर रहा है जरा बताओ तो? थिन फिल्म। यानी कि जो थिन फिल्म की जो कहानी है वो यहां पर अप्लाई की जा सकती है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं करके? मैंने क्या कहा, जब आप यहां से ये देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? M2 की यहां पर आपको इमेज बनती हुई दिखाई देगी। और ये ध्यान रखना, जब ये M1 और M2 मुझे बताए अभी परपेंडिकुलर है नहीं है? क्या M1 और M2 भी परपेंडिकुलर है नहीं है? जब M1 और M2 आपके पास परपेंडिकुलर होते हैं देन आपके पास उस समय ये M1 और M2 जो कि M2 की इमेज है, ये दोनों आपके पास एग्जैक्टली पैरेलल होते हैं।
और उस समय जब आप यहाँ पे स्क्रीन रखोगे, उस समय स्क्रीन में जो आपका इंटरफेरेंस का जो पैटर्न देखने को मिलता है, उस समय सर्कुलर रिंग्स बनती है। उस समय जो फ्रिंजेस होते हैं उनका साइज कैसा होता है, सर्कुलर होता है फ्रिंजेस। बात समझ आ नहीं यार मैं क्या कह रहा हूं करके। तो पहली बात, अच्छा ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो M1 और M2 डैश है, यहां पर किसकी तरह बना रहे, जरा बता दो, थिन फिल्म की कंडीशन जैसे बना रहे। तो मतलब यहाँ इस रेज और यहां से जो लाइट रेज है, इनमें आपके पास क्या होगा, जरा बोलो, इंटरफेरेंस होगा। उसकी वजह से आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलिए, तो पहली बात आपको मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि जब मैंने अब थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस का अगर बात करूं, क्या किस तरीके से फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी, ध्यान सुन लेना। देखो, जब मैंने कहा M1 और M2 परपेंडिकुलर होते हैं, तो M1 और M2 डैश के साथ पैरेलल हो जाते हैं, और यहां पर क्या बनती है, थिन फिल्म बनती है। थिन फिल्म और कंडीशन में भी बनेगी, लेकिन थिन फिल्म की जो आपके पास कंडीशन होगी, जो आपके पास जो शेप बनेगा वो अलग अलग बन सकता है। अभी एकदम थिन फिल्म आपका पैरेलल बन रही है। अब जब मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा, M2 डैश की पोजीशन को थोड़ा चेंज करूंगा, इसको ऐसे रखूंगा, तो यहां जो आपके पास कुछ शेप देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा मिरर। जब ऐसा हो जाएगा तो आपके पास ये जो अब फिल्म जो बन रही होगी, कुछ फिल्म ऐसे बन रही होगी, ऐसे और ऐसे, ये वेज शेप में फिल्म बन रही होगी, वेज में मतलब इंक्लाइंड आपके पास फिल्म बन रही होगी, इसको बोलते हैं वेज फिल्म। इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो जो फ्रिंजेस होती हैं वो कर्व्ड हो जाती, कर्व के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद जब आप इसको इस तरीके से रोटेट करोगे, अगर ये M2, ध्यान सुनना, आपने इसको रोटेट किया, कुछ देर बाद आपको M1 और M2 डैश ये आपस में क्रॉस हो गई। जब आपस में ये क्रॉस होते हैं, उस समय जो फ्रिंजेस देखने को मिलती है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होती है। ये आपको बात समझनी पड़ेगी, और ये बात आपको लिखनी भी पड़ेगी। बात समझ नहीं आई? चलिए, मैंने क्या कहा, पहला पॉइंट मैंने कहा कि M1 और M2 जब आपके पास परपेंडिकुलर होते हैं, देन M1 और M2 डैश के साथ जो पैरेलल हो जाते हैं। इस कंडीशन में जो फ्रिंजेस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, जरा बोलो, सर्कुलर होता है। पहली बात आपको ये समझ आनी चाहिए। दूसरी, आपके काम के मतलब क्या है, जरा बताइए। मैंने कहा कंडीशन में जब इसको M1 और M1 को रोटेट करोगे, M1 को इंक्लाइन करोगे, उस कंडीशन में अगर ये ऐसे आ जाएगा या फिर ऐसे आ जाएगा, दो कंडीशन हो सकते हैं। आप कहोगे सर ऐसे आ सकता है, तो ऐसे भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो जब ये ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, तो यहाँ पर वेज फिल्म बनेगी। वेज फिल्म मतलब तो इस टाइप की फिल्म, ये इस टाइप की फिल्म, ऐसे, मतलब आप ऐसा समझिए, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, और यहां क्या है, जरा बताइए, एयर है। इस टाइप की फिल्म बनेगी। और जब इस टाइप की फिल्म बनेगी, एक मिनट इधर बना दे रहा हूं इसको, किस टाइप की फिल्म बनेगी, कुछ इस टाइप की फिल्म बनेगी, ऐसे वेज फिल्म। वेज फिल्म मतलब दो फिल्म होंगी, वो किसी इंक्लाइंड पर होंगी, उसको हम बोलते हैं वेज फिल्म। इस तरीके के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, वेज फिल्म, ठीक है। और इस समय वेज फिल्म जब भी बनती है, तो मैंने कहा आपके पास क्या सिचुएशन आती है, जरा बोलो, सिचुएशन क्या आती है, सिचुएशन ये आती है कि ये जो फिल्म, जो आपके पास जो फ्रिंजेस का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, जरा बताइए, वो आपके पास कर्व्ड होता है। फिर तीसरी सिचुएशन मैंने एक और बताई, तीसरी सिचुएशन हमने क्या बताया कि जब कंडीशन क्या बनेगी, मैंने कहा था आपके पास जब M1 और जो आपके पास M1 और M2 डैश, कौन कौन से, M1 और आपके पास M2 डैश, ये जब एक दूसरे क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने वाली कंडीशन में जो फ्रिंजेस का जो शेप होता है ऑलमोस्ट कैसा होता है, जरा बोलो, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तीनों कहानी मैंने आपको समझा दी है, अब इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। वेज फिल्म, ठीक है। चलिए, बात समझ आ गई? तो क्या इसको मैं हटा दूं, अब मैं वो पॉइंट लिखा दूं सारे। ग्लास प्लेट कितनी डिग्री के एंगल पर होती है, 45 डिग्री के एंगल पर होती है। और इसमें कैसा सोर्स यूज किया जाता है, जरा बताइए, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स यूज किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं, ठीक है। चलिए, इसका पहला पॉइंट लिखना, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। कैसा, एक्सटेंडेड मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इज यूज्ड, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा मैंने क्या कहा, अगर मैं बात करूं थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस, तो उसमें मैंने कहा तीन सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या है कि पहली सिचुएशन में मैंने ए बोल दिया है, ठीक है। मैंने कहा कि जब ये जो मिरर था आपको दिख रहा था, ठीक है, कौन सा, M1
और आपके पास दूसरा जरा बताइए इसकी इमेज किसकी, M2 की इमेज विच इज कॉल्ड M2 डैश। ये आपके पास में जब मैंने कहा पेलर होते हैं, ये इसका मतलब कब पेलर होते हैं, जब M1 और M2 कैसे होते हैं जरा बोलो, परपेंडिकुलर होते हैं। देन जो शेप होता है कैसा होता है जरा बोलो, सर्कुलर। ठीक है, इफ M1 and M2 are exactly perpendicular, then M1 and M2 dash are parallel to each other and the shape of fringes is सर्कुलर। कैसा होता है जरा बोलो, सर्कुलर। दूसरी कंडीशन मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है सिचुएशन, पहली सिचुएशन ये हो सकती है, अगर इस तरीके के सिस्टम में आपको देखने को मिल रहा है या फिर इसका उल्टा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, या फिर आपको क्या देखने को मिल रहा है जरा बोलो, इसका उल्टा देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो फ्रिंजेस का जो शेप होता है कुछ इस तरीके से होता है कि कर्व्ड आपको फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसे फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे जरा बोलो, कर्व्ड फ्रिंजेस। कुछ इस तरीके के फ्रिंजेस आपको देखने को मिल रही होंगे, ऐसे करके ऐसे फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब आपके पास ये कौन है जरा बताइए, ये आपके पास M1 है और ये क्या जरा बोलो, M2 डैश है। ये कुछ फिल्म यहां कहीं फॉर्म होगी। ठीक है, या फिर उल्टा सिचुएशन एक और हो सकती है, ऐसे ही नहीं ऐसे भी बन सकती है। कैसे, ये M1 है, ऐसे भी बन सकती है। ठीक है, तो ये M1 है, ये M2 डैश है। ठीक है, अगर ये इस तरीके से इंक्लाइंड आएंगे देन जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए किसी एंगल पर जब भी ये M1 और M2 डैश आएंगे उस कंडीशन में आए क्या देखने को मिलते हैं, कर्व्ड फ्रिंजेस। ठीक है, ये दूसरा आपके पास केस है, बी मैंने लिखा है, इफ M1 and M2 dash are inclined then the shape of fringes is curved। ठीक है, कैसा होता है, कर्व्ड होता है। बात समझ में आ गई। तीसरा मैंने क्या कहा, अगर सी पार्ट अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा अगर M1 जो मिरर है आज जो फिक्स्ड कर रखा है M1 हो गया, और मैंने कहा तो M2 डैश अगर आप इसको क्या कर ले जरा बोलो, क्रॉस कर ले। M2 डैश अगर इसको क्या कर ले, क्रॉस कर ले। ठीक है, इफ M1 and M2 dash cross each other then fringes are almost, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक है, फ्रिंजेस जो होती है आपको ऑलमोस्ट कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। लगभग आपको ऐसा देखने को मिलेगा पैटर्न, कैसा, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत कर्व्ड भी होंगी लेकिन मैक्सिमम आपके पास क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेट देखने को मिलेगा। ठीक है, हल्का कहीं कहीं कर्व्ड भी आएंगी लेकिन आपके पास मैक्सिमम आपको क्या देखने को मिलेंगी, स्ट्रेट। ठीक है, और इसका क्या क्या यूज है देख लो। ठीक है, अगर हम बात करें यूज ऑफ अगर हम बात करें यूज ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में बात करें, इसका क्या क्या यूज है, तो पहला आपके पास यूज होता है इसका जो मोनोक्रोमेटिक आपके पास हम लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं जरा बोलो, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ
वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, देखो पूरी कहानी है, पूरी कहानी पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, और फॉर्मूला आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, 2x डिवाइडेड बाई n। फॉर्मूला आता है 2x डिवाइडेड बाई n, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं डिस्कस करूं आपके पास, जो आप कहोगे सर x क्या है, तो x मैं बता देता हूं। देखो जो मिरर आपने देखा था, कौन सा मिरर देखा था, M1 और M2, ये दोनों आपके पास मूवेबल होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं। तो ये जो x आप यहां देख रहे हैं, ये जो x है, ये आपके पास क्या है, M1 मिरर का डिस्प्लेसमेंट है। M1 को हम थोड़ा जब डिस्प्लेसमेंट करते हैं, उस समय कंडीशन हमको ये देखने को मिलती है कि आपके पास nth ऑर्डर का हमें कुछ ना कुछ फ्रिंजेस देखने को मिलेगी। ये क्या है, पहली बात, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ आपके पास मिरर M1, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ M1 मिरर, ठीक है। पूरी कहानी पे नहीं जा रहा हूं मैं। ये आपके पास n है, आपके पास नंबर ऑफ आपके पास क्या, फ्रिंज, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा हम डिटरमाइन करता है इसकी हम किसी ग्लास प्लेट की थिकनेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखना आपके पास, टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ प्लेन ग्लास प्लेट, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो कुछ इस तरीके का होता है, x प्लस टी डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू म्यू। म्यू यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं, ठीक है। और ये क्या है, टी क्या है, x आपके पास वही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ M1 मिरर है, टी है थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट, ठीक है, ये ध्यान में रहे। और म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्लेट। अगर आपको ये दो चीजें अगर पता है, कौन कौन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर आपको M1 मिरर का जो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पता है, देन आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा बताइए। आप कैलकुलेट कर सकते हैं थिकनेस, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्लेट लिख देना, ग्लास प्लेट, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, आपसे डायरेक्टली बोल सकता है इनमें से कौन सी आपके पास, जो आपके पास बोलेगा, आप देखो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है, इनमें से कौन सी चीज माइकलसन इंटरफेरोमीटर से कैलकुलेट की जा सकती है करके। तो आपको पता होना चाहिए, हम मोनोक्रोमेटिक जो लाइट है उसकी वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्लास प्लेट की थिकनेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और दो नियरेस्ट जो वेवलेंथ है उनका डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको सर इसका क्या मतलब हुआ, दो नियरेस्ट वेवलेंथ के भी डिफरेंस कैलकुलेट करने का मतलब, देखो हमारे बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, या फिर आपने देखा होगा, आपको खाली आइडिया के लिए दे रहा हूं, लेकिन यहां से पॉसिबल हो नहीं पाता है। सुनना मैं क्या कह रहा हूं करके, हमने याद है हम वो पढ़ते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको पता है कि जब लाइट, अगर आपको पता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब अपर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, देन आपको पता है कि हमें वेवलेंथ मिलती है, नहीं मिलती है। हमने ये दे रखा है हाइड्रोजन एटम में, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वेवलेंथ मिलती है। जैसे बाल्मर में आपने देख रखा है, जब 3 से 2 में आता है तब वेवलेंथ मिलती है, 656 के आसपास आती है, फिर दूसरी मिलती है ऐसी। इन दो वेवलेंथ में डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो भी आपके पास पॉसिबल है, लेकिन एटॉमिक लेवल पर माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। लार्ज स्केल पर हम यूज कर सकते हैं, जैसे लाइट से जो वेवलेंथ आ रही है उसके लिए बात हो सकती है, उसके लिए हम जो लाइट से वेवलेंथ आ रही है उनके बीच डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एटॉमिक लेवल पे पॉसिबल नहीं है। एटॉमिक लेवल के पर पॉसिबल फेबरी पेरेट आपके पास इंटरफेरोमीटर से वो पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। ये समझ में आने वाली बात। तो इसमें लिखना डिफरेंस बिटवीन, तीसरा अगर बात करूं, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू वेवलेंथ, ठीक है। तो ये जो वेवलेंथ आपके पास डिफरेंस आता है, आपके पास क्या, लैम्डा एवरेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x,
ठीक है। लेमडा एवरेज वही होगा लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 डिवाइडेड बाई 2 करके, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि स्मॉल स्केल पर ये अप्लाई नहीं होता है, लार्ज स्केल पर ही अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इंटरफेरोमीटर स्टार्ट करते हैं, विच इज कॉल्ड टॉयमैन ग्रीन इंटरफेरोमीटर। चलिए नेक्स्ट लिखिए दूसरा आपके पास, हमने पहले माइकलसन इंटरफेरोमीटर देखा, दूसरा हमारे पास है, ठीक है, दूसरा इंटरफेरोमीटर है टॉयमैन, ठीक है, ठीक है, टॉयमैन ग्रीन इंटरफेरोमीटर। दो साइंटिस्ट हैं अलग अलग, ठीक है, फेरोमीटर। देखो ये आप ऐसा समझिए, लार्ज डिफरेंस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जब लेमडा 1 और लेमडा 2 में लार्ज डिफरेंस होगा तब यूज कर सकते हैं आपके पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है, वेवलेंथ में जब लार्ज डिफरेंस होगा। स्मॉल स्केल पे यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे, ठीक है, उसके लिए फेबरी पैरेट आपके पास इंटरफेरोमीटर होता है, अभी आएगा वो। हाँ डिफरेंस, अभी उसके लिए जैसे सोडियम की D1 और D2 लाइन नहीं थी, याद आ रहा कोई कहीं पर ही एटॉमिक में हमने फिजिक्स में उड़ा था, जैसे D1 और D2 लाइन की अगर वेवलेंथ में अगर डिफरेंस निकालना, एक आती है 5890, एक आती है 5896 के आसपास आती है, उनमें अगर डिफरेंस निकालना है तो उनमें डिफरेंस निकालने के लिए प्रैक्टिकली यूज किया जाता है फेबरी पैरेट इंटरफेरोमीटर, यहां से माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अब बात ये समझने वाली है कि टॉयमैन आपके पास ग्रीन इंटरफेरोमीटर क्या होता है करके। देखो ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर का ही आपके पास मॉडिफाइड वर्जन है, किसका, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का ही आपके पास मॉडिफाइड वर्जन है। बस एक यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम चीज चेंज कर देते हैं, क्या चेंज कर देते हैं कि जहां पर हमने मोनोक्रोमेटिक एक्सटेंडेड लाइट सोर्स यूज किया था, यहां पर हम मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं जरा बोलो, मोनोक्रोमेटिक पॉइंट लाइट सोर्स यूज करते हैं, बस इतना सा चेंज है, ठीक है, बाकी सारी बातें सेम है। तो इसमें लिख देंगे आपके पास इट इज अ मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है, इन विच पॉइंट सोर्स, पॉइंट लाइट सोर्स लिखना, पॉइंट लाइट सोर्स इज यूज्ड in place of extended लाइट सोर्स, ठीक है, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट इसमें किस चीज के लिए यूज करते हैं, इट इज, जैसे आप अभी आपने देखा कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर का यूज किस चीज के लिए कर रहे हैं, किसी ग्लास प्लेट की थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए, या दो वेवलेंथ में डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है, लार्ज स्केल पर। वैसे ही इसका जो यूज किया जाता है किसी ग्लास लेंस को चेक करने के लिए, ठीक है, मिरर को चेक करने के लिए, किसका, आपके पास टॉयमैन ग्रीन इंटरफेरोमीटर का। कैसे चेक करता मैं बताऊंगा, मैंने क्या कहा इसका, अब आपको किसका चेक करने का मतलब क्या हुआ, चेक करने का मतलब है ग्लास प्लेट रेगुलर है या इरेगुलर है। मतलब आप जैसे कोई ग्लास प्लेट आपने उठाई और उसके अंदर सपोज कर लिया जो आप ऐसा समझिए जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है, देन उस कंडीशन में आपके पास जो पैटर्न बनता है वो इरेगुलर शेप के बनते हैं, फ्रिंजेस। तो हमें पता चलता था हाँ यार ये ग्लास प्लेट जो है इरेगुलर है, ठीक।
दूसरा, जब आपके पास रेगुलर फ्रिंजेस बनती हैं तो उससे पता चलता है जो प्लेन ग्लास प्लेट है वो रेगुलर है करके। तो खास करके जो प्लेन ग्लास प्लेट है वो रेगुलर है या इरेगुलर है, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो आपके पास अरेंजमेंट है, यानी कि आप ऐसा समझिए कि ग्लास प्लेट के अंदर क्रैक तो नहीं है, क्या ग्लास प्लेट पूरी की पूरी यूनिफॉर्म है या नहीं है। इस चीज को चेक करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है जरा बोलो, ग्रीन आपके पास आपका टॉयमैन ग्रीन इंटरफेरोमीटर का। बात समझ आ रही है, इसमें लिखना इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग और ग्लास प्लेट, ठीक है, ग्लास प्लेट कॉमा लेंस, ठीक है, कॉमा लेंस कॉमा प्रिज्म भी लिख सकते हो, कॉमा मिरर। इन सभी के टेस्टिंग के लिए आपसे देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आपसे बोलेगा इंटरफेरोमीटर इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ग्लास प्लेट, आपके पास लेंस प्रिज्म एंड मिरर बोलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा यूज किया जाता है, जरा बोलो कौन सा यूज किया जाता है, टॉयमैन ग्रीन इंटरफेरोमीटर। बात समझा नहीं है, तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब काम कैसे होता है जरा देख लेते हैं, जरा देखिए, हटा दें, थोड़ा बहुत काम भी देख लेते हैं काम हो कैसे रहा करके इसमें, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि पहली बात जो सोर्स है वो कैसा है, जरा बोलो, वो जो मिरर है ना, वो खिड़की है उसको बंद करके आओ, तो यहाँ पे स्पॉट आ रहा है, शायद वहीं से आ रहा होगा, गायब हो गया। हाँ बंद कर दो इसको, ठीक है। तो मैंने कहा जो आपके पास ये जो आपके पास ये क्या है, पॉइंट लाइट सोर्स है, क्या है जरा बोलो, पॉइंट लाइट सोर्स है, यहां से लाइट निकलती है, ठीक है। यहां पर एक आपके पास लेंस रखा होता है, ये लेंस इसके आप ऐसा समझिए फोकल प्लेन पर रखा है, इसके ये जो आप ऐसा समझिए कि जो सोर्स है इस लेंस के फोकल प्लेन पर रखा है, ठीक है, ये समझना है। तो सोर्स है, सोर्स से लाइट निकल रही इस तरीके से, ठीक है, अब गायब हो गया, अदरवाइज फिर वो डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब जरा देखना है, तो यहां से हम लाइट रेज निकलती हैं, ठीक है, ये लाइट रे आपके पास सामने ग्लास प्लेट रखा होता है, उस ग्लास प्लेट देखो पांगे अरेंजमेंट तो पूरा का पूरा सारा वैसा ही है, ठीक है। तो यहां से आपके पास फिर से लाइट रे जो है ग्लास प्लेट पे पड़ेंगी, ये ग्लास प्लेट है, ठीक है, ये ग्लास प्लेट वैसे ही जैसे पहले रखा था वही रखा है 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। कुछ लाइट रे यहां से आपके पास पहली बार रिफ्लेक्ट होंगे तो यहां चली जाएगी, ठीक है, ठीक है। आप इसमें दिखाने को दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, आपकी इच्छा है, कंपनसेटिंग प्लेट दिखाना चाहो या नहीं दिखाना चाहो, ठीक है। पहले वाले में मैंने दिखा दिया कि क्यों हम यूज कर रहे हैं करके, आपकी इच्छा है बनाना चाहो या ना बनाना चाहो, ठीक है। ये M2 है, यहां से लाइट रेज आपके पास इधर गई, यहां पर आपके पास एक दूसरा मिरर है जिसको मैंने आपके पास बोला है, ठीक है, ये आपके पास M1 है, ठीक है, ये मिरर आपके पास सेम सिचुएशन है। तो यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी इस मिरर से भी, और यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, यहां से पहले इंसिडेंट होगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन के बाद आपके पास सुपरपोजिशन होगा, सुपरपोजिशन के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, सुपरपोजिशन के बाद जो लाइट रेज आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, और यहां पर आपके पास क्या लगा होगा, डिटेक्टर लगा होगा जो आपके पास देख रहा होगा पैटर्न को, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। आप चाहे तो अगर रेज यहाँ पर डाइवर्ज हो रही तो यहाँ पर भी लेंस यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको इच्छा हो। बाकी चलिए, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि M2 डैश की जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, जरा बताओ आपको कहाँ, आप तो इसको देख रहे हो ना, यहाँ थोड़ी देख रहे हो, यहाँ से जब देखो तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा, तो इसकी इमेज यहाँ दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी, ये समझ में आना चाहिए। रूम में चाहे आप कितना ही भी छोटा मिरर रखो, कितना ही भी छोटा, अगर ऑब्जेक्टिव अगर उसके आगे है तो उसमें उसकी इमेज बनेगी बनेगी, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो, जब M1 और M2 आपके पास क्या होंगे, जरा बोलो, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होंगे, देन आपके पास ये समझ में आता है कि M1 और M2 डैश के बीच में क्या फॉर्म होगी, जरा बोलो, एक एयर फिल्म फॉर्म होगी जो किसकी तरह एक्ट करेगी, जरा बोलो, थिन फिल्म की तरह एक्ट करेगी। इसमें लिखना आपके पास पॉइंट नंबर 3, शायद 2 पॉइंट लिखा दिए हैं, तीसरा पॉइंट,
मैंने इसमें लिखना M1, ठीक है, M1 इसमें लिखना M1 and M2, when M1 and M2 are perpendicular to each other, then M1 and M2 dash are parallel and air film is formed between M1 and M2 dash. M1 और M2 dash में क्या फॉर्म होगी जरा बोलो, एयर फिल्म, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आपको क्या लगेगा, मैंने कहा जैसे यहाँ एयर फिल्म फॉर्म होगी तो आपको क्या लगेगा कि लाइट रेज यहां से क्या हो रही है, और जब आप यहां से देखोगे आपको थिन फिल्म इंटरफेरेंस पैटर्न जैसा देखने को मिलेगा। आपको क्या लगेगा जो इंटरफेरेंस हो रहा हो कहां से हो रहा है जरा बोलो, इस थिन फिल्म से हो रहा है। बात समझ नहीं? आपको एक्चुअल में आप यहां से देखोगे तो आपको लगेगा एक फिल्म ही है, एक फिल्म ही है, इन दोनों से क्या हो रहा है बोलो, इंटरफेरेंस पैटर्न देखना, वो थिन फिल्म वाली कंडीशन आ जाएगी। फॉर्मूला भी वही आएंगे आपके पास जो हमने पहले से डिस्कस किया था, अगर आपको याद आ रहा हो कहीं पर लिखे थे 2d cos आपके पास r इक्वल टू n लैम्डा, या फिर आपके पास 2 mu t cos r इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, वही कंडीशन आएंगी, कोई नई बात नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें मैं लिखा भी नहीं रहा हूं क्योंकि सिमिलर बातें हैं। तो नेक्स्ट इसमें आपके पास, अब जरा देखो इसमें लिखना नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं रेज कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, पॉइंट नंबर नाउ इसमें 4th लिखना, इसमें लिखना एयर फिल्म between M1 and M2 dash act as thin film and after reflection ठीक है, after reflection of light rays uniform illumination on the screen, ठीक, क्या देखने को मिलता है जरा बोलो, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन देखने को मिलता है ऑन द स्क्रीन। पांचवा, अब बात को जरा समझना, ये तो बात होगी, चलो अब आपने क्या करा, आपको सपोज कोई ग्लास प्लेट चेक करनी है, वो भी बता दो ग्लास प्लेट कैसे चेक करते हैं करके, तो आप क्या करोगे, एक ग्लास प्लेट लोगे, ठीक है। अब मैं जहां पर बता रहा हूं वहीं पर रखना, जरा देखो आपने ये लाइट रे देखा था इधर जा रही है, ठीक है, ये मिरर क्या था जरा बोलो, M2 डैश था, ठीक है। आपको क्या करना होता है, इसके बीच में यहां पर एक मिरर रख देना होता है। ये वो ग्लास प्लेट है जिसको आपने चेक करना है, इसको मैंने जी बोल दिया, इसको आपने कहां पर रखा है, अपने फिगर में देख लो, M2 यहां है, इसके पहले रख दिया जस्ट, इसको चेक करना है। अगर इसको रखने के बाद ध्यान सुनना, अगर पैटर्न पहले के जैसा रिमेन सेम रहता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, देन उस कंडीशन में इसको कैसा बोला जाता है कि ये ग्लास प्लेट कैसी है, यूनिफॉर्म है करके, आपका प्लेन है करके, इरेगुलर है करके शेप की। अगर इंटरफेरेंस पैटर्न अगर आपके पास कैसा हो जाता है जरा बोलो, इरेगुलर हो जाता है, या फ्रिंजेस इरेगुलर हो जाती हैं, इरेगुलर शेप की अगर बनती हैं, देन उस कंडीशन में हम आपके पास क्या बोलते हैं जरा बोलो, ये जो ग्लास प्लेट है कैसी है, इरेगुलर की है करके, ठीक है। इसमें लिखना इफ, देखो व्हेन अ ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन, ठीक है, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, लिखना इन फ्रंट ऑफ M2 and we get uniform and we get, या फिर and fringes are remain uniformly illuminated, then the glass plate
and the glass plate is रेगुलर या फिर आप बोल सकते हो प्लेन है, ठीक है, या यूनिफॉर्म है। अगर पैटर्न अगर यूनिफॉर्म अगर नहीं दिखता है देन उस कंडीशन में इसको बोलते हैं आपके पास इरेगुलर ग्लास प्लेट है करके, ठीक है। लास्ट के लिए मिटा रहे हैं। If the glass plate is, if the fringes लिखना, irregular, then the glass plate is also irregular in, जो स्ट्रक्चर होगा वो इरेगुलर होगा भाई। बात समझ आ गई? ऐसे पता किया जाता है। आपसे डायरेक्टली बोलेगा कौन सी इंटरफेरोमीटर को यूज किया जाता है करके टेस्ट करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आपके सिलेबस में एक छोटा सा पॉइंट मेंशन है जो आपके पास टॉलरेंस की फ्रिंजेस करके, ठीक है। तो टॉलरेंस की फ्रिंजेस क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। टॉलरेंस के एक साइंटिस्ट है, ठीक है, हेडिंग लिखना टॉलरेंस की फ्रिंजेस, ये खत्म हो चुका है, ठीक है। टॉलरेंस की फ्रिंजेस, टॉलरेंस के साइंटिस्ट का नाम है, इनने क्या किया, इनने व्हाइट लाइट यूज करी, ठीक है। कौन सी लाइट यूज करी? व्हाइट लाइट, और उससे जो है इक्वल ऑर्डर के क्रोमेटिक आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने की कोशिश करी, और इनने वो ऑब्टेन भी किया, ठीक है। टॉलरेंस की फ्रिंजेस क्या होती हैं? जब हम क्या करते हैं, व्हाइट लाइट यूज कर करके इक्वल ऑर्डर की, ठीक है, फ्रिंजेस ऑब्टेन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? टॉलरेंस की, आपके पास क्या बोलते हैं जरा बोलो? फ्रिंजेस बोलते हैं। आपसे डायरेक्टली बोलेगा टॉलरेंस की फ्रिंजेस में जो लाइट यूज की जाती है वो कैसी होती है करके, तो आपको बताना चाहिए व्हाइट लाइट यूज करते हैं करके, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, तो इसमें लिख देना आपके पास, ठीक है, टॉलरेंस की, इसमें लिखना ऑब्टेन फ्रिंजेस, ठीक है, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल chromatic order by using white light source instead of monochromatic light source, ठीक है। These fringes are called टॉलरेंस की फ्रिंजेस, ठीक है, इसी को हम टॉलरेंस की फ्रिंजेस बोलते हैं, ठीक है। जो अभी हमने याद है वो अभी मैंने बोला था कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में वेज फिल्म बन रही है करके, दो जो फिल्म है वो इंक्लाइंड है, उस समय अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे ना, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में अगर उन फिल्म को अगर आप उन फ्रिंजेस को अगर आप देखोगे और अगर आप इन फ्रिंजेस को देखोगे तो ये जो फ्रिंजेस होती हैं ये ज्यादा ब्राइट होती हैं। कौन सी? टॉलरेंस के फ्रिंजेस, ठीक है। तो इसमें लिख देना आपके पास क्या, दीज फ्रिंजेस, इसमें लिख देना दीज फ्रिंजेस आर फाउंड टू बी sharp then wedge fringes,
वेज फ्रिंजेस मतलब जब वेज फिल्म बनती है उस कंडीशन में, जब वेज फिल्म बनती है उस कंडीशन में अभी देखा था हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, आपको अभी देखा था वेज फिल्म बन रही उस समय आपके पास कर्व्ड फ्रिंजेस बननी थी। उनकी अगर आप शार्पनेस चेक करोगे यानी कि इंटेंसिटी चेक करोगे और इनकी इंटेंसिटी चेक करोगे, जो टॉलेस की फ्रिंजेस होती है उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो कैसी होती है, जरा बोलो, हाई। कैसी होती है, हाई। बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट आपके पास लिखिए, ये तो हो गया। बट टॉलेस की फ्रिंजेस इतनी सी बात है इसमें, ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, क्या है करके आपको पता होना चाहिए। जब व्हाइट लाइट यूज की जाती है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की जगह पे, देन उसके बाद जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है, जो फ्रिंजेस देखने को मिलती है, उसी को हम बोलते हैं टॉलेस की फ्रिंजेस। अब लास्ट आपके पास इसमें है फेबरी पेरेट इंटरफेरोमीटर, तीसरा, ठीक है, ठीक है, दूसरा मतलब वो तो टॉलेस की फ्रिंजेस तो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। इसमें आपके पास लिखना नेक्स्ट क्या, फेबरी, ठीक है, फेबरी, ठीक है, पेरेट इंटरफेरोमीटर। देखो बहुत ज्यादा डिटेलिंग तो आनी नहीं है, ऊपर ऊपर से आपके पास क्वेश्चन आना है तो उतना ही हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फेबरी पेरेट इंटरफेरोमीटर क्या होता है अगर मैं बात करूं, तो पहली बात ये हाई रिजॉल्विंग पावर का इंस्ट्रूमेंट है। हाई रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट है मतलब, हाँ, इंटेंसिटी हाई होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाई हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, इंटेंसिटी हाई होती है, शार्पनेस हाई होती है, ठीक है, शार्प फ्रिंजेस बनती है। अगर मैं बोलूं यहां पर ध्यान से सुनना इसके बारे में, फेबरी पेरेट इंटरफेरोमीटर के बारे में, तो जो फेबरी पेरेट इंटरफेरोमीटर होता है ये हाई रिजॉल्विंग पावर का आपके पास क्या है, जरा बोलो, इंटरफेरोमीटर है। हाई रिजॉल्विंग पावर मतलब अगर दो वेवलेंथ अगर बहुत पास भी होंगी, लाइट में मान लो लाइट सनलाइट आ रही है, उसमें बहुत सारी वेवलेंथ है, उसमें अगर दो वेवलेंथ अगर बहुत पास भी हैं तब भी उनको ये क्या कर सकता है, अलग कर सकता है, इसका ये यूज है। दूसरा, एटॉमिक लेवल पर, अभी मैंने बोला था ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिपीट किया था, मैंने कहा था एटॉमिक लेवल पर अगर दो वेवलेंथ अगर बहुत पास में है, याद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैंने कहा था 2 से 3 से 2 3 से 2 में आ रहा है या फिर 4 से 2 में आ रहा है, उस समय जो वेवलेंथ बनेंगी उन दो स्पेक्ट्रल लाइन जो की वजह से जो वेवलेंथ बनेगी उनमें अगर डिफरेंस निकालना होगा तो किसका यूज करते हैं, जरा बोलो, फेबरी पेरेट इंटरफेरोमीटर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं, अभी लास्ट में लिखा भी दूंगा, टेंशन मत देना। बात समझ नहीं है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में या स्पेक्ट्रल लाइन में जो वेवलेंथ मिलती है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बोलेगा कि स्पेक्ट्रल लाइन में, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन में जो वेवलेंथ आपको ऑब्टेन होती है उनके बीच अगर डिफरेंस निकालना है तो आपको कौन सा इंटरफेरोमीटर यूज करना चाहिए, तो आपको बताना चाहिए फेबरी पेरेट इंटरफेरोमीटर हमको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिख देना आपके पास क्या, इट इज अ हाई रिजॉल्विंग, it is a high resolving power, it is a high resolving power instrument, ठीक है, which makes use of, ठीक है, फ्रिंजेस ऑफ, ये मैंने पहले भी कहीं पर डिस्कस किया है। इसमें जो आपके पास जो फ्रिंजेस आपके पास, पहली बात इनमें जो लाइट रेस जो होती है ना, जो सुपरपोजिशन करती हैं वो कैसी होती है, इक्वली इंक्लाइंड होती हैं, तब जाके सुपरपोजिशन होता है। जैसा कि हमने देखा था थिन फिल्म इंटरफेरेंस में, रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज हो इक्वली इंक्लाइंड हुई, तो इसको हम इसमें जो यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन, ठीक है, या कांस्टेंट आप बोल सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय, अभी बताऊंगा फिगर से भी कैसे बन रहा है करके, ट्रांसमिटेड, ठीक है, लाइट आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है, आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन एन एयर फिल्म between two
between two highly reflecting ग्लास प्लेट। ठीक है, अब ये क्या मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, इस बात को हम फिगर से समझते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, मैंने क्या कहा पहली बात, इसमें ये कैसा है, हाई आपके पास रिजॉल्विंग पावर का इंस्ट्रूमेंट है। पहली बात, दो वेवलेंथ अगर बहुत भी पास होंगे तब भी ये क्या कर सकता है, उनको अलग कर सकता है। दूसरा, इसमें जो आपके पास जो सुपरपोजिशन होता है, किन में कैसी वेव में होता है, जो इक्वली इंक्लाइंड होती है। अभी बताऊंगा कैसे हो रही है करके। दूसरा, प्रोड्यूस बाय ट्रांसमिटेड लाइट आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बोला इन एन आपके पास एयर फिल्म। ठीक है, इन एन एयर फिल्म फॉर्म्ड बिटवीन, आपके पास लिखना फॉर्म्ड लिख देना, फॉर्म्ड बिटवीन टू हाईली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्लेट। ठीक है, अब ये क्या लिखा है मैंने, इस बात को समझ लेते हैं आपके पास 2 मिनट में फटक से। ठीक है, देखो कहां पर बन रही, क्या बन रही करके पूरी लाइन कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सोर्स लेते हैं। ठीक है, इस बात को समझ लो, पूरा वो लाइन समझ में आ जाएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये सोर्स है। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। कैसा सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। ठीक है, तो यहां से आपके पास लाइट रेज निकल रही, तो यहां पे जस्ट इसका आगे रखा, क्या रखा होता है जरा बोलो, क्या रखा होता है जरा बोलो, इस तरीके से यहां पर एक लेंस रखा होता है। इस लेंस को हमने आपके पास क्या बोल दिया, L1 लेंस बोल दिया। ठीक है, यहां से लाइट रेज जाती हैं। ठीक है, यहां से लाइट रेज आती है और यहां रखा होता है आपके पास एक ग्लास प्लेट रखा होता है। ठीक है, ये ग्लास प्लेट जो होती है आपके पास, ये वाली जो ग्लास प्लेट होती है सेमी सिल्वर्ड की होती है, दूसरी वाली हाईली रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, तो अब जरा देखो, यहां से ग्लास प्लेट में आपको लाइट रेज आती है। ठीक है, कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास सेमी सिल्वर्ड है, तो नॉर्मल सी बात है, इसका मैक्सिमम पार्ट ट्रांसमिट हो रहा होगा। ठीक है, कुछ नहीं, मैक्सिमम पार्ट ट्रांसमिट हो रहा होगा। इधर एक और आपके पास ग्लास प्लेट है। ठीक है, यहां पर क्या जरा बोलो, ये ग्लास प्लेट है एक और। ठीक, ये जो ग्लास प्लेट है, ये रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा दिखाती है। इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है जरा बोलो क्या होता है सबसे ज्यादा। लगभग आप ऐसा समझिए कि अगर इस पर लाइट रे अगर 100% गिरेगी तो उसका जो है 70 से 80% आपके पास ये क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अब जब यहां से ट्रांसमिट आपके पास होती है तो लाइट रेज आपके पास कुछ इधर गिरती है, कुछ इधर आपके पास, फिर इधर गिरती है। जैसे लाइट रेज इधर गिरती है तो नॉर्मल सी बात है, ये फिर उसके बाद इधर गिरेगी, फिर ये इधर गिरेगी, फिर ये इधर गिरेगी। इस तरीके से मल्टीपल आपके पास रिफ्लेक्शन होते हैं इस तरीके से इसमें। दूसरा, लाइट रे यहां से भी तो गिर रही है, तो यहां से आपके पास जैसे इधर गिरेगी क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करेगा, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी। अब आपको पता है कि कोई भी चीज ना तो परफेक्टली आपके पास क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ना ही आपके पास रिफ्लेक्ट करती है। कुछ पार्ट यहां से ट्रांसमिट भी हो जाएगा। मैंने कहा ना, अगर 100% गिरी तो ये 70% क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो बाकी 20% तो ट्रांसमिट कर दिया इसने। तो ट्रांसमिट करेगी तो नॉर्मल सी बात है, ट्रांसमिट कैसे करती है, कुछ ये ट्रांसमिशन है, यहां से ट्रांसमिशन हो रहा है लाइट का। इन सभी जगह से क्या हो रहा है जरा बोलो, ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये जो पैरेलल रेज आपको देखने को मिल रही, कहां से देखने को मिली जरा बताओ, ये यहां से जो पैरेलल लाइट रेज निकल रही है, इन सभी पैरेलल रेज में क्या होता है जरा बोलो। आप यहां पर एक आपके पास लेंस लगा देते हो, और लेंस लगाने के बाद आपके पास इनको क्या करते हो जरा बोलो, इनमें सुपरपोजिशन करा दो। जैसे ही आप इनमें सुपरपोजिशन कराते हो तो सुपरपोजिशन के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, फिर से इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। अभी जो लाइन लिखी थी, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल आपके पास इंक्लाइनेशन, ये है मतलब। देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो सभी लगभग ऑलमोस्ट इक्वली आपके पास इंक्लाइंड है। ठीक है, पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्टेड है, ये सभी लाइट रेज जो आपके पास जो ट्रांसमिट हो रही हैं, ट्रांसमिटेड लाइट के बीच क्या होगा जरा बोलो, सुपरपोजिशन होगा, जो इक्वली आपके पास इंक्लाइंड है। इनमें सुपरपोजिशन के बाद हम क्या करते हैं, ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर, आपको ये पता है। ठीक है, यहां से इनमें सुपरपोजिशन होगा इसकी हेल्प से, कैसे, कुछ इस तरीके से। ये लाइट रेज यहां कहीं सपोज के लिए मिल गया ऐसे करके। ठीक है, यहां कहीं आपके पास स्क्रीन रखी होगी। ठीक है, स्क्रीन पर जो है कुछ इस तरीके का आपको रिंग देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको रिंग देखने को मिलती है। ठीक, अलग अलग सेटअप में अलग अलग ये ए और बी की पोजीशन चेंज करने से अलग अलग तरीके का सिचुएशन देखने को मिलेगी। लेकिन खासकर हमें जो फ्रिंजेस का जो पैटर्न देखने को मिलता है वो रिंग शेप का होता है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्क्रीन है। ठीक है, कुछ ये इस तरीके का पैटर्न होता है। ठीक है, ये ग्लास प्लेट है।
ठीक है, जो लाइन लिखी है समझ में आई बात? जो ट्रांसमिट, ये कौन सी लाइट रेज है जरा बोलो? ट्रांसमिटेड है ये मल्टी। और यहाँ क्या, ये क्या, यहाँ क्या हो रहा है जरा बताओ? तो रिफ्लेक्शन एक बार हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। कैसा हो रहा है जरा बोलो? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसीलिए इसको हम मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। इस तरीके के इंटरफेरेंस जो यहाँ जो हमको मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो? मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है जरा बताओ तो? मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू आपका पॉसिबल हो रहा है। और वहां से लाइट रेज ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसमिट होने के बाद आपको इसके या इस लेंस के हेल्प से आपके पास सुपरपोज कर रही है, और सुपरपोजिशन के बाद हमको पैटर्न देखने को मिलेगा, उसी को हम इंटरफेरेंस पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। चलिए, तो अब इसमें 3-4 पॉइंट लिख लेते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हटा दे इसको। चलिए, तो पहले इसमें पॉइंट आपके पास, दूसरा पॉइंट लिखना। ठीक है, पहला पॉइंट तो मैंने इसमें लिखा दिया, दूसरा पॉइंट लिखना। वी गेट interference due to multiple reflection between A and B। A and B जो ग्लास प्लेट है, ठीक है, that's why this type of interference is called, क्या बोलते हैं इसको? मल्टीपल बीम क्या इंटरफेरेंस। ठीक है, तीसरा, अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी पैटर्न की, अगर बात करूं, ठीक है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन फॉर, ठीक है, अगर हम बात करें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन, क्या आता है? मतलब जब आप लाइट रेज के भी सुपरपोजिशन कराओगे, उसके बाद इंटरफेरेंस देखोगे, इंटरफेरेंस पैटर्न में जो फ्रिंजेस बन रही होंगी, उनकी इंटेंसिटी क्या है करके अगर आप रिलेशन निकालते हो, तो रिलेशन कुछ इस तरीके का आता है। आई इक्वल टू आपके पास देखने को मिलेगा, या आता आपके पास, ये क्या है भी इसको डिस्कस करूंगा, टी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ओवर में 1 प्लस। देखो, अगर इंसिडेंट लाइट की अगर आपने एम्पलीट्यूड अगर ए कंसीडर कर रखा, तो उस समय यहाँ ए आ जाता है। अगर मैं उसको 1 लेके चल रहा हूं, तो यहाँ पर ध्यान सुना मैंने क्या कहा? अगर इंसिडेंट लाइट की अगर आप एम्पलीट्यूड अगर ए लेके चल रहे हो, तो यहाँ पर ए स्क्वायर आता है। अगर उसको 1 लेके चल रहे हो, तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। ठीक, ये ध्यान में रखना। बाकी आप अगर लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, कितना आएगा? साइन स्क्वायर डेल बाई 2। अब ये सारे फैक्टर क्या क्या, इनको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, चलो इन जनरल लिख ही लो, फिर चलो बाद में हम लिख लेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर, चलो लिख लो, इन जनरल ही लिखो, इन जनरल ऐसा रिलेशन आता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? इफ एम्पलीट्यूड of incident light rays is 1, अगर वो 1 है, ठीक, देन ए की वैल्यू कितनी आ जाती है जरा बोलो? अच्छा, लाइट रेज इज 1, ए इक्वल टू 1, देन उस कंडीशन में अगर एम्पलीट्यूड 1 है तो, ठीक है, तब उस कंडीशन में आप 1 आ जाएगा, तब ये फॉर्मूला आ जाएगा टी स्क्वायर 1 माइनस आर 1 प्लस एफ साइन स्क्वायर डेल बाई 2। अब आप कहोगे सर टी क्या है? टी है ट्रांसमिटिविटी, मतलब अ पार्ट ऑफ लाइट विच गेट ट्रांसमिटेड। ठीक है, अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट विच गेट ट्रांसमिटेड। याद है कहीं पर हमने हुआ पढ़ा था आपके पास, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आपके पास एब्जॉर्बिविटी आती थी, ट्रांसमिटिविटी आती थी, ठीक है, रिफ्लेक्टिविटी आती थी, वही है टी। ठीक है, ये आपके पास इंसिडेंट लाइट का कितना पार्ट आपका ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, फ्रैक्शनल आपके पास, ठीक है, आर क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आर बात करूं, वही है फ्रैक्शनल
पार्ट या पार्ट ऑफ लाइट वो भी लिख सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लाइट विच गेट, ठीक है, इंसिडेंट लाइट, विच गेट आपके पास क्या, रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तीसरा, एफ, एफ क्या है करके, तो एफ होता है हमारे पास, एफ की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास क्या, ठीक है, एफ की वैल्यू होती है 4r² डिवाइडेड बाई 4r, 4r होता है, ठीक है, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ शार्पनेस, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ शार्पनेस। उस रिलेशन में जो जो टर्म है उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। और डेल है फेज डिफरेंस, डेल भी आया था कहीं पर ही, कहीं पर आया होगा, देखो, साइन स्क्वायर डेल बाई 2, यह फेज डिफरेंस। सारी बातें मैंने उसमें जो फॉर्मूले में आ रही है सारी बातें डिस्कस कर ली, ठीक है। अब मैं एक एक करके उसमें कुछ कंडीशनें बनाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, 5-10 मिनट की बात है, हो जाएगा फिर, ज्यादा नहीं। अगर मैं बात करूं इसी में आपके पास केस फर्स्ट लिखना, ठीक है, केस फर्स्ट फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। अच्छा मुझे बताओ, अगर मेरे को मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए होगी तो ये रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है a²t² डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, या 1 प्लस एफ, ठीक है, साइन स्क्वायर डेल बाई 2, ये लिखा था मैंने रिलेशन, क्यों। अच्छा मुझे अगर फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो आपको पता है कि कुछ ये जो ट्रांसमिटेड पार्ट को हम जीरो कर नहीं सकते हैं, ये समझ आ रहा है, इसको इनको तो हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं, इनको तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना, तो यहां इस टर्म को किया जा सकता है, लेकिन किया जा सकता है। अगर मेरे को आई अगर मैक्सिमम चाहिए तो ये टर्म कैसा होना चाहिए, जरा जरा बोलो, ये क्योंकि इसके इनवर्स में है तो ये टर्म कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगर मैं यहां से अगर बोल दूं फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, जो साइन स्क्वायर डेल बाई 2 की जो वैल्यू होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यानी कि साइन डेल बाई 2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब जो डेल बाई 2 है ये आपके पास साइन डेल बाई 2 जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, साइन एन पाई के इक्वल होना चाहिए, या फिर डेल की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2n पाई होनी चाहिए। और जो n की जो वैल्यू है आपको बताया कि कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3, क्यों, क्योंकि आपके पास n बाई n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 होगा, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आएगी वो कितनी आएगी जरा बताइए, ये आएगी a²t² डिवाइडेड बाई 1 माइनस r², ठीक है, 1 माइनस r ऑफ होल स्क्वायर, ये आएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। कभी कभी ये भी बता दे रहा हूं ये a की वैल्यू 1 गिवन होती है, मैंने ऑलरेडी भी बता रखा है, ठीक है। तो यह जाएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी। मतलब हम इस रिलेशन को और कैसे लिख सकते हैं, इस रिलेशन को लिख सकते हैं आई मैक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एफ साइन, आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ सकता है, फेबरी पेरेट इंटरफेरोमीटर में जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, आई इक्वल टू आई मैक्स एफ, ठीक है, साइन स्क्वायर डेल बाई 2, दिस इज द रिलेशन, ये पता होना चाहिए। और पेपर अच्छा आएगा क्योंकि समय काफी आपको मिल चुका है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हटा दें इसको। अच्छा बताओ फिर मिनिमम, अगर ये तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, तब जाके वो कैसा हो जाएगा, मिनिमम, ठीक, चलो बढ़िया। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू। चलो फॉर इसमें केस सेकंड लिखना, केस सेकंड लिखिएगा, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। अगर बात करो फॉर मिनिमम इंटेंसिटी के लिए, जो साइन स्क्वायर डेल बाई 2 की जो वैल्यू होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, जरा बोलो 1, तो डेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, तो इसकी डेल साइन डेल बाई 2 इक्वल टू 1 आएगा, हाँ
यहां से इस डेल की वैल्यू निकालो, इधर भेज दो इसको, ठीक है। साइन डेल बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब 1 कब कब आएगी जरा बताइए, साइन आपके पास डेल बाई 2, साइन आपके पास कब कब आएगी जरा बोलो। ऐसा लिख सकता हूं 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है। n की वैल्यू अगर मैं 0 करूंगा तो पाई बाई 2 आएगा पहले, फिर 2 करूंगा तो पहले 0 करो, फिर 1 करो, फिर 2 करो, सब में आएगी वैल्यू, आएगी नहीं आएगी। तो यहां से अगर डेल की वैल्यू निकालोगे तो डेल बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इससे कैंसिल आउट, डेल इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि फेबरी पेरेट इंटरफेरोमीटर में मिनिमम इंटेंसिटी के समय फेज डिफरेंस कितना होता है। ये मैं समझिए, मैं कहानी लिखा रहा हूं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि पॉइंट टू पॉइंट बात हो, ठीक है। 0 1 2 3, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी, फिर अगर सॉल्व करोगे ना, आप सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू रख के आई जो मिनिमम आएगा वो आएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर समथिंग, ठीक है, 1 प्लस आर ऑफ होल स्क्वायर आ रहा होगा, उसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लोगे, 1 रख करके साइन स्क्वायर डेल बाई 2 की जगह कितना रखोगे 1, एलसीएम लेना, सॉल्व करना, समथिंग ऐसा ही कुछ आ रहा होगा, ठीक है। हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर हम कल करके भेज देंगे, और क्या होगा फिर। चलो, अब इसे एक छोटा सा पॉइंट आता है, शार्पनेस ऑफ हिंजेस, ठीक है, हटा दे इसको। आप उसको केस तीसरा भी समझ सकते हो, मतलब जो फ्रिंजेस हैं वो आपके पास कब शार्प बनेंगी, उनकी कंडीशन क्या होगी, उसी को हम बोलते हैं शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है। इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस। जो फ्रिंजेस है वो कब शार्प बनेंगी, जो फ्रिंजेस है वो कब शार्प बनेंगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा, इंटेंसिटी वहां किसके साथ चेंज हो रही है जरा बताओ तो, इस रिलेशन में जो अभी मैंने रिलेशन लिखा, आई इक्वल टू आई मैक्स 1 प्लस आपके पास एफ साइन स्क्वायर डेल बाई 2, किसके साथ चेंज हो रही है जरा बताओ तो बोलो। अरे डेल के साथ। अगर हम क्या करें, इंटेंसिटी और अगर डेल में ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, बिटवीन इंटेंसिटी एंड डेल फेज डिफरेंस, देन जो ग्राफ हमें देखने को मिलता है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अरे ठीक है, इधर आपके पास आई हो गया, इधर आपके पास आई मैक्स हो गया, अच्छा इधर आपके पास डेल हो गया मतलब, ठीक है। अब जरा देखो, यहां अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो पहला ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर आपके पास डेल, जैसे जैसे डेल को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपके पास फॉर पर्टिकुलर आर, देखो आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान में रखना। इधर देखो, आपने देखा था यहां पर आई मैक्स की वैल्यू आई थी ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, फॉर अ पर्टिकुलर लिखना विद, आपके पास लिखना डेल विद, यहां पर लिख देना किसके साथ, विद पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर। आर भी आपको कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा, रिफ्लेक्टिविटी, सरफेस कितना रिफ्लेक्ट करेगी करके, ठीक है। पता है ना, अभी मैंने पार्ट ऑफ लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिविटी भी बोलते हैं। अच्छा, फॉर अ पर्टिकुलर आर के लिए हमें कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा आई और डेल, ठीक है। फिर वैसे फिर एक पर्टिकुलर आर के लिए एक और आर, मैंने कोई R1 बोल दिया इसको मैं, ठीक है। फिर किसी पर्टिकुलर आर के लिए मैंने ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, या फिर आप ऐसा समझिए, पहले आर की वैल्यू हमने कुछ सेलेक्ट करी थी और आर की वैल्यू आपके पास मैंने सेलेक्ट करी थी आपका मैक्सिमम कुछ, ठीक है। जैसे मैंने कहा जो रिफ्लेक्शन है, ये जो रिफ्लेक्टिविटी है, मैंने कहा सपोज के लिए 100 में से 90% लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही है, इसकी वैल्यू मैंने कितनी परसेंट कर ली है जरा बोलो, 90%। देन हमें ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलता है। फिर मैंने इसको घटा करके जो रिफ्लेक्शन है उसको घटाया और घटा करके कितना कर दिया 80%, तो जो आपके पास जो ग्राफ देखने को मिलता है कुछ ऐसा देखने को मिलता है 80% में। फिर मैंने इसको और घटा दिया तो ग्राफ जो देखने को मिलता है कुछ ऐसा देखने को मिलता है, रिफ्लेक्शन और घटा दिया तो ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये आर की वैल्यू आपके पास 70% के आसपास, R3 जो है, ठीक है। तो अगर आप इस ग्राफ को अगर थोड़ा बहुत एनालाइज अगर कर पा रहे हैं, ठीक है, तो यहां से क्या बात पता चलती है जरा देखना।
ये क्या है, R1 R2 R2 क्या है, R2 R2 R3 क्या है, जरा बोलो, रिफ्लेक्टिविटी है सरफेस की, कितना % रिफ्लेक्ट करेगी करके लाइट। ठीक है, अब जरा देखो, ध्यान सुनना, मुझे एक बात बताओ, ये जो कर्व है कहां पर शार्प हो रहा है, जरा बताओ तो, शार्प किसके लिए, मुझे बताओ, यहाँ ये जैसे जैसे R की वैल्यू आपके पास कम कर रहा हूं तो ये कर्व कैसा होता चला जा रहा है, जरा बताओ तो, ये शार्प हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, समझ में आई नहीं आई बात। तो यानी कि शार्प कब, फ्रिंजेस कब बनती हैं, जब रिफ्लेक्टिविटी हाई होती है, लो होती है, कैसी होती है जरा बोलो। जैसे तो देखो, लॉजिकली भी थोड़ा बहुत समझो, जितने ज्यादा रिफ्लेक्शन होंगे उतने ज्यादा फिर ट्रांसमिशन होंगे, और जितने ज्यादा ट्रांसमिशन लाइट होगी उतना ज्यादा क्या होगा, जरा बोलो, इंटरफेरेंस पैटर्न की इंटेंसिटी होगी, उतना ज्यादा शार्प होगी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाई रिफ्लेक्टिविटी के लिए आपके पास जो कर्व होता है कैसा होता है, जरा बोलो, शार्प होता है। आपसे डायरेक्टली बोलेगा किस कंडीशन में आपके पास फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर में जो इंटेंसिटी का जो कर्व होता है शार्प होता है, तो आपको बताना चाहिए कब होता है, जरा बोलो, हाई रिफ्लेक्टिविटी में। जब रिफ्लेक्टिविटी कैसी हो, रिफ्लेक्टिविटी कैसी होती है, बोलो हाई, यानी कि मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्शन होती है, उस समय कर्व कैसा होता है, जरा बोलो, शार्प। बात सुनी, इसी को हम बोलते हैं शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस। फ्रिंजेस को अगर शार्प करना है देन रिफ्लेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए मिरर की, बोलो, कैसी होनी चाहिए, हाई। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लिख लेते हैं फिर सारी बातों को जो मैंने बोली। चलिए, तो इसको लिख लेंगे, इसको लिखना, पहला पॉइंट लिखना है इसी में, दिस ग्राफ shows that larger the value of R, ठीक है, the more रैपिड, ठीक है, इंटेंसिटी में जो फॉल और रैपिड है, जरा देखो, ठीक है, और कर्व शार्प है, ठीक है, रैपिड फॉल ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, ये मैक्सिमा भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे रिफ्लेक्टिविटी आपके पास लो हो रही है तो कर्व शार्प होता चला जा रहा है भाई, ठीक है, और इंटेंसिटी जो है रैपिडली फॉल करेगी, ठीक है, उस कंडीशन में। चलिए, फिर अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट इसमें लिखना, दैट इज हायर द रिफ्लेक्टिविटी of the plates, sharper are the interference bright fringes, ठीक है। चलिए, तो हाई रिफ्लेक्टिविटी में आपको जो इंटरफेरेंस आपके पास जो फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे, शार्प देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसमें इसके यूज क्या क्या है, तो यूज भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर माइकलसन इंटरफेरोमीटर के साथ कंपैरिजन कर देंगे दो पॉइंट्स में, ठीक है। तो इसका यूज लिख लो, अगर मैं बात करूं यूज ऑफ, ठीक है, फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ठीक है। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ। इसके लिए जो रिलेशन आता है वेवलेंथ को डिटरमाइन करने के लिए,
क्या था, लैम्डा इक्वल टू 2x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या n, और x1 और x2 है कि आपने कहीं पर तो रखे होंगे x2, ये मिरर ग्लास प्लेट जो है आपको a और b है, ये x1 and x2 आर द पोजिशन, ठीक है, ऑफ a एंड b, ठीक है, फॉर n ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, n ब्राइट फ्रिंजेस के लिए आपको a और b की जो पोजीशन है उसी को मैंने बोला है x1 और x2। दूसरा है डिफरेंस इन वेवलेंथ, ये जो कि सबसे इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन की जो वेवलेंथ है उनमें डिफरेंस निकालने के लिए इसका इस इंस्ट्रूमेंट का भी यूज किया जाता है। तो डेल्टा लैम्डा जो आता है वो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 आता है, फॉर्मूला आता है लैम्डा 1 लैम्डा 2, ठीक है, यहाँ लैम्डा एवरेज भी लिख सकते हो आप, फिर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई d2 माइनस d1, ठीक है, और d1 और d2 है अलग अलग कंडीशनों में प्लेट का सेपरेशन, ठीक है, d1 एंड d2 आर सेपरेशन ऑफ प्लेट्स। कौन सी प्लेट, ए और बी। आपसे ये कुछ पूछा नहीं जाना, आपसे पूछा जाना है कि स्पेक्ट्रल लाइन के बीच अगर वेवलेंथ का डिफरेंस निकालना तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, तो आपको ये समझ में आना चाहिए फेबरी पैरेट, ठीक है। अब माइकलसन और फेबरी पैरेट इंटरफेरोमीटर, आपने दो इंटरफेरोमीटर पढ़े थे, ठीक है, बीच में एक छोटा सा पॉइंट पड़ा था टॉलस्की फ्रिंजेस। टॉलस्की फ्रिंजेस आपने देखा था कि व्हाइट लाइट जब यूज करते हैं उस समय इक्वल ऑर्डर की क्रोमेटिक आपका फ्रिंजेस बनते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉलस्की फ्रिंजेस, ठीक है। दो इंटरफेरोमीटर आपने पढ़े हैं, ठीक है, तीन नहीं है, दो है, ठीक है, बीच में छोटा सा पॉइंट है टॉलस्की फ्रिंजेस। अब जरा देखो ना, तो अगर हम बात करें कि इसमें माइकलसन और फेबरी पैरेट में आपके पास क्या डिफरेंस है, तो इस चीज को दो लाइनों में समझ सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन लिख देना, कंपैरिजन बिटवीन, ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर एंड फेबरी पैरेट इंटरफेरोमीटर, फेबरी पैरेट इंटरफेरोमीटर, ठीक है। क्या है जरा देखने की कोशिश करना। पहला है, आपको पता है कि जरा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, इसमें क्या होता है जरा बताइए। जो इंटरफेरेंस जो पैटर्न बनता है किसमें, फेबरी पैरेट इंटरफेरोमीटर में, वो किसके थ्रू बनता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू बनता है। उसमें ऐसा होता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है क्या, माइकलसन में नहीं होते, ठीक है। इसमें लिख देना फिर आपके पास एन, ठीक है, एन लिखना फेबरी पैरेट, ठीक है, इंटरफेरोमीटर लिखा, फ्रिंजेस आर फाउंड बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। So, due to multiple beam interference, ठीक है, fringes are sharper than Michelson इंटरफेरोमीटर, ठीक है। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के कंपेयर में जो इसमें फ्रिंजेस बनती हैं वो कैसी होती है जरा बोलो, शार्प होती है, ठीक है। और पहली बात, और दूसरी मैंने क्या बताया था, इसका हम यूज किसके लिए कर सकते हैं, आपके पास दो वेवलेंथ के बीच डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है, खास करके एटॉमिक लेवल के स्केल पर।
दूसरा अगर मैं बात करूं, दिस इंस्ट्रूमेंट ठीक है इज वेरी सुटेबल, ठीक है, वेरी सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ द फाइन स्ट्रक्चर of spectral line, ठीक है। ठीक है, और एग्जांपल अगर मैं बात करूं फॉर सोडियम D1 एंड D2 लाइन, इनके बीच डिफरेंस निकालना तो इसका यूज कर सकते हैं, बट इसमें लिख देना, ठीक है। बट ये जो डिफरेंस है ये माइकलसन आप इंटरफेरोमीटर से कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी लिमिटेशन होती है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल थ्रू माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर से आप ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एवरी पैरेट से आप कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास जो है यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। कल स्टार्ट करेंगे डिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए।